नमस्कार। 12th इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? रासायनिक बलगतिकी क्या है? यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया के दर और उसके क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया की दर एवं उसकी क्रियाविधि। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर एवं उसकी क्रियाविधि का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं, इसके अंतर्गत हम किसी अभिक्रिया के कोट या आणविकता, उसकी दर, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट की अभिक्रियाएं, आभासी कोट की अभिक्रियाएं, ये सब आगे पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है आपका, ये है तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं, तीव्र एवं मंद अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं क्या है? वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती हैं, अर्थात जिनके संपन्न होने में 10⁻⁻6 सेकेंड से 10⁻⁻14 सेकेंड तक का समय लगता है, उन्हें हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे इसमें है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। एसिड को बेस में मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं और इस प्रक्रिया में a lot of हीट प्रोड्यूस होती है। ये अभिक्रिया आपकी उदासीनीकरण कहलाती है, बहुत ही कम समय में संपन्न होती है। उदासीनीकरण, स्कंदन या अवक्षेपण आदि, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये बहुत ही कम समय में संपन्न होती हैं, इसलिए इनको तीव्र अभिक्रियाएं कहा जाता है। साथ ही साथ कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके संपन्न होने में महीनों, कई दिनों, महीनों या वर्षों का समय लग जाता है। वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में कई दिनों, महीनों या वर्षों का समय लग जाता है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं जैसे लोहे पर जंग लगना, धातुओं का संक्षारण। कोई भी धातु होती है 1-2 दिन में नष्ट नहीं हो जाती, कई दिनों, कई वर्षों में धीरे धीरे वो नष्ट होता है। तो ये सब अभिक्रियाएं जो होती हैं बहुत ही मंद अभिक्रियाएं हैं। साथ ही साथ एक आप लिख सकते हैं रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन। ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये सारी अभिक्रियाएं महीनों, वर्षों में संपन्न होती हैं, इसलिए इनको मंद अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम ना तो तीव्र अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण कर सकते हैं और ना ही बहुत मंद अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण कर सकते हैं। हम उन अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे जो इन दोनों के मध्यस्थ वेग से संपन्न होती है, जिनके
दर का हम निर्धारण कर सके, हमें इतना समय मिल जाए कि हम उसके दर का निर्धारण कर पाएं, और साथ ही साथ इतना भी समय ना मिल जाए कि हम उसको कई दिनों में निर्धारित करें। तो एक जो औसत वेग से संपन्न होती हैं उन्हीं अपक्रियाओं को हम इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे। तीव्र, अति तीव्र और अति मंद अपक्रियाएं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मान्य नहीं हैं, ये हम इनके वेगों का निर्धारण नहीं कर सकते। आगे इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो आता है अपक्रिया की दर, रेट ऑफ ए रिएक्शन। अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ ए रिएक्शन। ये अभिक्रिया की दर क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं कोई रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है तो उसमें एक रिएक्टेंट्स होता है, और रिएक्टेंट्स अपक्रिया के फलस्वरूप जो बनाते हैं उनको प्रोडक्ट बोला जाता है। अभिकारक उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकारक जब उत्पाद बनाएंगे तो अभिकारक की सांद्रता में धीरे धीरे क्या होगी? कमी होने लगेगी, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होने लगेगी। उत्पाद की सांद्रता जब रासायनिक अपक्रिया जैसे जैसे संपन्न हो जाएगी तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ने लगती है, अभिकारक की सांद्रता घटने लगती है। तो एकांक समयांतराल में किसी अभिकारक, किसी क्रियाकारी पदार्थ या किसी उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। एकांक समयांतराल में किसी क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, को अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू एकांक समयांतराल। एकांक समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटे समयांतराल। अभिक्रिया की दर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समयांतराल। अभिक्रिया की दर को हम रेट लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू dc/dt, ये होगा। अभिक्रिया की दर रेट इज इक्वल टू dc/dt। dc मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, C सांद्रता है, एक्टिव मास जानते हैं आप, इसको पढ़ा जाता है मोल प्रति लीटर सांद्रता। तो मात्रक क्या हो जाएगा अभिक्रिया की दर का? अभिक्रिया की दर का मात्रक, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स, या इसको ऐसे मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये अभिक्रिया की दर का मात्रक होता है।
इसको अच्छे से समझ लीजिए। अपक्रिया की दर एकांक समय अंतराल में किसी क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अपक्रिया की दर कहते हैं। अपक्रिया की दर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। रेट इज इक्वल टू dc/dt। अपक्रिया की दर का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन, या क्या क्या फैक्टर हैं जिन पर अपक्रिया की दर डिपेंड करती है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर अपक्रिया की दर निर्भर करती है, एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला जो है, अपक्रिया की दर अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति कैसी है, जो हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है। तो अभिकारक की प्रकृति अगर आयनिक है तो कोई अपक्रिया जो होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है, और अगर किसी अभिकारक की प्रकृति सहसंयोजकी है या उपसहसंयोजक नेचर का है तो उसकी दर जो होगी वो मंद गति से होती है, क्योंकि आयनिक अपक्रियाओं में आयन का विनिमय होता है और यह अपक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं, केवल आयन एक्सचेंज होते हैं। जबकि सहसंयोजक अपक्रियाओं में पहले पुराने बंधों को तोड़ा जाता है और फिर नए बंध बनते हैं। इसलिए सहसंयोजक अपक्रियाओं की दर जो होती है वो आयनिक अपक्रियाओं के दर की तुलना में कम होती है। तो अगर हमने अभिकारक ध्रुवीय या आयनिक नेचर का ले रखा है तो उसके क्रिया करने की दर तीव्र होगी, जबकि सहसंयोजकी या उपसहसंयोजक पदार्थों के क्रिया करने की दर कम होती है। दूसरा है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता, अगर अभिकारी अणु बहुत कम मात्रा में है, सांद्रता मतलब उसकी मात्रा बहुत कम है, और अभिकारक की सांद्रता अगर कम है तो अपक्रिया की दर जो होगी वो बहुत ही कम होगी, और अभिकारक की सांद्रता अगर अधिक है तो अपक्रिया की दर तीव्र गति से होती है। इसके पीछे लॉजिक जो है वो एक आगे आपको पढ़ाएंगे। अपक्रिया का टक्कर सिद्धांत, तो टक्कर सिद्धांत में ये कहा जाता है कि अभिकारी अणु आपस में टकराते हैं और उन्हीं टक्करों के फलस्वरूप अपक्रिया होती है। तो टक्कर कहाँ संभव है, जहां सांद्रता ज्यादा हो या जहां सांद्रता कम हो। तो कम अगर सांद्रता होगी तो वहां टकराने की संभावना, दो क्रियाकारी पदार्थों के टक्करों की संभावना कम हो जाएगी, इसलिए अपक्रिया की दर क्या होगी, कम होगी। जबकि अगर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक अधिक मात्रा में है तो उनके टकराने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए अपक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो अगर अभिकारक की सांद्रता अधिक है तो अपक्रिया की दर तीव्र होगी, और यदि अभिकारक की सांद्रता कम है तो अपक्रिया मंद गति से होगी। तीसरा टॉपिक जो इसमें है, ताप। इसको आपको फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ाया था लासातेलिए के नियम में, ताप। वहां पे दो अपक्रियाएं हमने पढ़ाई थी आपको, एक उष्मा
शोषी और एक उष्माक्षेपी। उष्माशोषी वे अपक्रियाएं होती हैं जिनका ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था अग्र दिशा में विस्थापित होती है, और उष्माक्षेपी वे अपक्रियाएं हैं जिनका ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था पश्चिम दिशा में विस्थापित होती है। तो ताप को हम यहाँ उष्माशोषी अपक्रियाओं के नेचर में अगर लें तो ताप बढ़ाने पर उष्माशोषी अपक्रियाओं का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर कोई उष्माशोषी अपक्रिया दी गई है और आपने ताप बढ़ा दिया तो उसका वेग भी बढ़ जाएगा। प्रायः यह देखा गया है कि कुछ अपक्रियाओं का अगर ताप आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य ताप से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दीजिए तो उनका वेग लगभग दूना हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। मतलब अगर कोई रासायनिक अपक्रिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे संपन्न हो रही है नॉर्मल रेट से, जिस रेट से वो संपन्न हो रही है, आपने तापमान को 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो उसका वेग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के वेग से जस्ट दूना हो जाएगा, यानी बहुत तीव्र गति से अपक्रिया आपकी संपन्न होने लगेगी। तो ताप बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अंतर करने पर देखा गया है कुछ अपक्रियाओं के वेग लगभग दूना हो जाते हैं। चौथा टॉपिक जो है इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक जो हैं सामान्यतः अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उत्प्रेरक की उपस्थिति आपने पढ़ा है पिछले कक्षाओं में कि उत्प्रेरक 2 तरह के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जो वेग को बढ़ा देते हैं उनको धनात्मक, और जो घटा देते हैं उन्हें उत्प्रेरक वेश या मंदक कहा जाता है। तो यहाँ हम उत्प्रेरक को केवल वृद्धि के रूप में अगर लें तो उत्प्रेरक की उपस्थिति अपक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाते हैं? ये उत्प्रेरक क्रियाकारी अणुओं को एक न्यून ऊर्जा अवरोध का एक अलग मार्ग प्रदान करते हैं, न्यून ऊर्जा अवरोध का एक अलग मार्ग प्रदान करते हैं, जिससे अभिकारी अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है और अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सतह क्षेत्रफल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। सतह क्षेत्रफल क्या होता है? सतह क्षेत्रफल, अगर हमारा क्रियाकारी पदार्थ ठोस है तो उसका सतह क्षेत्रफल हम जितना बढ़ाएंगे अपक्रिया उतने ही तीव्र गति से संपन्न होगी, और जितना ही सतह क्षेत्रफल उसका कम रहेगा अपक्रिया उतनी ही मंद गति से होगी। अब सतह क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि क्या कारण है कि एक ठोस कोयले की तुलना में कोयले का चूर्ण अधिक तेजी से जलता है? तो इसका रीजन यही है, सतह क्षेत्रफल, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। सतह क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। सतह क्षेत्रफल आपने जितना अधिक बढ़ा दिया अपक्रिया का वेग भी उतना अधिक बढ़ जाएगा। तो अगर आपने किसी ठोस पदार्थ को चूर्ण के रूप में इस्तेमाल किया है तो वह अधिक तेजी से क्रिया करेगा, अधिक तेजी से क्रिया करेगा। इसलिए सतह क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसके आगे हम लोग अपक्रिया के वेग नियम और वेग स्थिरांक इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इन सारी चीज़ों को केयरफुल्ली आप समझ करके नोट्स बना डालिए, इसको लिख डालिए। कोई भी डाउट्स होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।